देखो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता रहा हूँ, जो चैप्टर है थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ हल्का सा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्चुअली में क्या होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ रुकी हुई होती है। आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ रुकी हुई होती है ना, उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या होता है कि जो चार्ज के बारे में बात करते हैं, एक तो फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किसके बारे में स्टडी करती है, स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करती है, रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करती है। और एक वो ब्रांच है जो मूविंग चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में क्या करती है, डिस्कस करती है। उसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि क्या किसकी बात आती है, चार्ज की। तो चार्ज क्या है, किसी भी जो मैटर होता है उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, फील कर सकता है। यानी कि आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसको क्या करता है, महसूस करता है। उसको अपन क्या कहते थे, चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है, कूलाम होता है। बात समझ में आगे। तो ये तो इसकी बेसिक बातें थी जो मैं कल कर रहा था। अब आगे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सम इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ चार्ज, जब आपने 11th में पढ़ा होगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको पढ़ा है। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसा आपको ये कहिए 10⁻³ कूलाम, तो आप इसको बोलेंगे मिली कूलाम। क्या बोलेंगे, मिली कूलाम। इसको अपन बोलते हैं मिली कूलाम, शॉर्टकट में स्मॉल m/c लिखते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपको कहीं भी 10⁻³ मिल जाए तो आजकल उसको क्या लिख देते हैं, स्मॉल m/c लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि मिली कूलाम होता है। क्या होता है बेटा, मिली कूलाम होता है। 10⁻⁻6 कूलाम हो तो उसको क्या बोलोगे, माइक्रो कूलाम। क्या बोलोगे, माइक्रो कूलाम। इसको माइक्रो कूलाम बोलते हैं। μ/c से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होता है। आपको जो चार्ज ज़्यादातर इस चैप्टर में एग्जाम्पल वगैरह मिलेंगे वो सारे के सारे किस में मिलेंगे आपको, माइक्रो कूलाम में। किस में मिलेंगे आपको, माइक्रो कूलाम में। तो 10⁻⁻6 बोले तो माइक्रो। वैसा आप याद रखो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गया आपको। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। अब क्या आएगा, नैनो। 10⁻⁹ कूलाम, इसको बोलते हैं नैनो कूलाम। क्या बोलते हैं बेटा, इसको नैनो कूलाम। और इसको स्मॉल m किससे लिखते हैं, c से। बात समझ में आ गया। उसके बाद में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 10⁻12 कूलाम हो तो इसको बोलते हैं पिको कूलाम। क्या बोलते हैं, मेरे से शर्माओ मत, तो खुल के बोला करो ना, किसी भी प्रकार से शर्माने जरूरत नहीं। पिको कूलाम, उसको p क्या लिखते हैं, c। बात समझ में आ गया नहीं, कई चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये एक्चुअली में इसका यूनिट नहीं है, पर कई जगह हमारे यहाँ लिखा होगा माइक्रो कूलाम। तो फिर आप उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10⁻⁻6। तो सबसे ज़्यादा यूज होगा ये। समझ में आया, याद रह जाएगा आप लोगों को। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6, मिली बोले तो 10⁻⁻3। ठीक है, ज़्यादातर ये दोनों यूज हो गया ना, ये तो बहुत कम यूज होते हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। शायद अभी याद हो गई होगी आपको, हो गई। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे अपन बात करते हैं कि ये इसके इम्पोर्टेंट यूनिट्स हो गए। चार्ज, आवेश को चार्ज बोलते, इतना तो क्यों समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि चार्ज क्या क्या जनरेट कर सकता है। इफेक्टिव फील्ड जनरेट बाय चार्ज, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से।
बाय चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज क्या क्या जनरेट कर सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो चार्ज, देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास में चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये रुका हुआ है स्टैटिक, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? स्टैटिक। तो ये केवल और केवल क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? ओनली और ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करता है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल ई से। नॉट इक्वल जीरो, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी वैल्यू होगी। और मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना होगा बेटा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये बात हो गई। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक चार्ज है ना, ये तो रेस्ट चार्ज था। अब एक चार्ज मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज। अब आदमी मूव दो तरह से कर सकता है। एक तो मैं बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सेम टाइम इंटरवल में मैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी ये कौन सी स्पीड होगी? कांस्टेंट होगी, नियत स्पीड होगी। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन त्वरण कितना होगा? बताओ, 11 तो पढ़ा होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है। भाई वेग में जितना परिवर्तन होता है वो क्या होता है? त्वरण होता है। जब वो नियत वैल्यू से जा रहा है तो इसका मतलब उसमें चेंज हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो। तो एक तो इस तरह से भाई मैं ये कह सकता हूँ कि विद इन कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी को, बात समझ में आ गया? तो उस केस में बेटा वेलोसिटी इक्वल क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा जब कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा? मूव करेगा स्पीड से। तो इसमें क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल जीरो, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से लिखते हैं नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब ये दोनों होंगे, इसका मतलब ये दोनों होंगे। अगर मान लो बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, v वेक्टर इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक्सीलरेटेड चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये? एक्सीलरेटेड चार्ज है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसके पास में क्या है बेटा? एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास में हो गया एक्सीलरेटेड चार्ज, ये कह सकते हो आप इसको। तो ये क्या क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और साथ में बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साथ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। शॉर्टकट में इसको EMW बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ लोग इसको रेडिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया। स्टैटिक चार्ज क्या जनरेट करेगा? ओनली और ओनली, बोलो तो, ओनली और ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। स्थिर जो चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, वो ओनली और ओनली क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। बात समझ में आ गया? और मैग्नेटिक फील्ड है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? जीरो होगा। बात समझ में आ गया? अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो क्या करेगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका क्या? जीरो नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा? जनरेट करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? और उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड चार्ज, त्वरी चार्ज बोलेंगे उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। ये क्वेश्चन आएगा हमारा जो चैप्टर है 17 नंबर चैप्टर है, वो चैप्टर यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो उसमें हम ये कहेंगे कि भाई एक्सीलरेटेड जो चार्ज होता है वो इसका क्या होता है? सोर्स होता है। ठीक है,
याद हुआ या नहीं हुआ? स्टैटिक चार्ज क्या जनरेट करेगा? ओनली और ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, और एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, चार्जिंग की प्रोसेस के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन अगर कहीं ज़्यादा हो गए, एक्सेस में हो गए, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर डेफिशिएंसी होगी, कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज। ये कल आपको अच्छे से बताया था मैंने आपको। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी चार्ज को हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ आ गया? तो ये ट्रांसफरेबल क्वांटिटी होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो यहाँ से, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप चार्ज करते हो तो उसका मास चेंज होता है। क्या चेंज होता है? मास से। जैसे मैं आपको जब बताऊँ, एक बात बताओ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूँ। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, यानी ये न्यूट्रल है। क्या है ये? अब आप इसको पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब मान लो मैंने बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो खुद का मास भी तो साथ लेके जाएगा, नहीं जाएगा? तो इसका मास मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? एम से। और कितना मास होता है बेटा इसका पता ना? हाँ, इसका तो इतना मास तो लेके जाएगा। ये गया तो ये भी अपना इतना मास लेके जाएगा, और ये जाएगा तो भी अपना इतना मास लेके जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को उससे रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने इक्वल मास को साथ में लेके जाएगा। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है। तो पहले अगर इसका मास m नोट था जब ये न्यूट्रल था, और अब ये कैसा चार्ज हो गया? m प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये बताओ, m नोट ज्यादा हो गया या m प्लस ज्यादा हो गया? m प्लस ज्यादा हो गया, m नोट ज्यादा हो गया, m नोट ज्यादा होगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन निकल गई तो मास डिक्रीज होगा, नहीं होगा उसका। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि m नोट इज ग्रेटर। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? बात समझ आ गया? ये कह सकते हैं कि व्हेन या न्यूट्रल ऑफ बॉडी चार्ज्ड बाय पॉजिटिव, देन इट मास डिक्रीज। समझ लो, उसका मास क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, बात समझ में आया? अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, इसको अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो समझना मेरी बात को, ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, वही कहानी दोबारा है। अब मैं इसको नेगेटिव चार्ज करना चाहता हूँ। कैसा? तो क्या करेंगे? बाहर से कोई सोर्स से इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ठीक है। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अपने मास के इक्वल मास तो ये लेके आएंगे, ठीक है। तो मास के इक्वल मास लेके आएंगे, तो अब इस ऑब्जेक्ट का मास जैसे पहले न्यूट्रल था m नोट का, अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ अब ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा?
M नेगेटिव इज ग्रेटर M। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा बताओ, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, M नेगेटिव, सेम ऑब्जेक्ट के लिए, फिर न्यूट्रल का, फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, पक्का आगे बढ़ सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना कि चार्जिंग की प्रोसेस में मास चेंज होता है, पर बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, स्लाइटली चेंज होता है, हल्का सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल है। 10⁻³ kg, पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे आप समझ सकते हो ना। तो इसका मतलब बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, स्लाइटली चेंज होता है, हल्का सा चेंज होता है, ठीक है। तो चार्जिंग की प्रोसेस में मास क्या होता है, चेंज होता है। चार्ज ट्रांसफरेबल क्वांटिटी, एक से दूसरे में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। याद हो गया यहाँ तक, चलो देखो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो आगे चले। अब देखो भाई ये कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, उसका श्योर टेस्ट होता है रिपल्सन। क्या होता है, क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है। क्यों होता है उसके बारे में समझाता हूँ। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, बस समझ आ गया कैसे चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भाई कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस पे चार्ज है या नहीं है ये मुझे श्योर करना है, बात समझ आ गया। तो मैंने कल भी बताया था कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो उनमें अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। इसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज देखो, एक याद रखना, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। मतलब असमान चार्जों में क्या होता है, अट्रैक्शन, और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर आ जाते हैं, समझ में आ गया। तो इधर आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी। तो जहाँ पे एक्सिस होता है उसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव। एक्सिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और डेफिशिएंसी, कमी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। बात समझ आ गया। तो एक्चुअली में बेटा ऐसा होगा, इसमें ये कंडीशन बन जाएगी। ये तो आप कैसे कैसे, तो इधर तो कैसा चार्ज हो गया, इस साइड में नेगेटिव, और इस साइड में कैसा हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की डिस्टेंस कम है, समझ में आ गया। जितने पास होते हैं फोर्स उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, ठीक है ना। मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और तो ये तो एफ अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण वाला बल हो गया, ठीक है। अब ये देखो दोनों क्या है, बहुत दूर है, तो ये कैसा होगा, रिपल्सिव हो गया। तो बताओ ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा इन दोनों में से, जो पास होंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना। तो इसका मतलब आकर्षण ज़्यादा होगा रिपल्सन से, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिपल्सन से, समझ में आ गया। इसका मतलब इस पर चार्ज नहीं था, ये कैसा ऑब्जेक्ट था, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, फिर भी इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या मैं 100% कह सकता हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, कैसे कह सकते हैं, इसमें तो था ही इलेक्ट्रॉन। देख रहे बेटा, वो तो हर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई। हर सब्सटेंस किससे बनता है, एटम से बनता है। एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में होंगे, पर इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या हैं, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन न्यूक्लियस में न्यूक्लियस ब्रेक नहीं कर पाते इतना, अपने उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो चार्जिंग की प्रोसेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे, नहीं समझ रहे। तो ये न्यूट्रल था, तो मैं 100% नहीं कह सकता कि जब जब अट्रैक्शन होगा तो दोनों पे चार्ज होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं।
पर अगर इस पे नेगेटिव हो और ये न्यूट्रल हो तो भी बेटा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अब इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इस पे कैसा आ जाएगा और इस पे कैसा आ जाएगा, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों में क्या होगा, तो पास कौन सा है, तो फिर यहाँ पे कौन इकट्ठी होगा, समझ आ गया। तो यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी चार्ज बॉडी के पास में रखो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे कैसी हो नेगेटिव, उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। तो क्या मैं 100% कह सकता हूँ कि अट्रैक्शन होगा तो दोनों पे चार्ज होगा, नहीं कह सकता। तो क्या ये श्योर टेस्ट है, श्योर मतलब 100% कंफर्म टेस्ट है क्या, नहीं है, पर रिपल्सन होगा तो 100% चार्ज होगा। अब जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पे समझो कि ये चार्ज आपके पास में कैसा, पॉजिटिव, और ये भी कैसा चार्ज होता है, अब 100% इनमें क्या होगा, रिपल्सन। तो मैं 100% कह सकता हूँ दोनों के चार्ज है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि चार्ज के लिए जो शॉर्ट टेस्ट होता है वो कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सन फोर्स होता है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को। बाकी ये पूछते नहीं है बोर्ड में, बाकी लोग बताते हैं इसके बाद। क्या एक बात समझ में आई आपको। चलो एक एग्जाम्पल लिखो और मेरे को करके दिखाओ अभी आप। रफो की पेन है ना आपके पास, लिखो ए न्यूट्रल बॉडी, ए न्यूट्रल बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, gets positively charged, then its mass decrease by 9.1 gram, 9.1 ग्राम। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इसमें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे emitted by the neutral body, और सेकंड लिखो what is the amount of charge, appeared on the body, आप लिखो प्लीज। एक उदासीन वस्तु को धनावेशित करते हैं, आप करो इसको, सोचो, मैं इतना इसको लिख पाता हूँ। एक उदासीन वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में, या ऐसे लिखो, उसके द्रव्यमान में 9.1 ग्राम की कमी होती है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इसमें। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इससे कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इससे कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखो, इस वस्तु पर कितना आवेश है, इस वस्तु पर कितना आवेश आता है।